नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और इस क्लास में डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। दोस्तों ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हम बीते दिनों की करंट अफेयर के प्रमुख घटनाओं के चुनिंदा सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही हमारे इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है दोस्तों प्राचीन सुबीका पेंटिंग। दोस्तों हमारे देश में हम देखें पिछले एक साल से कल्चरल बात करें या सांस्कृतिक दृष्टि से हम लोग या सभ्यता की दृष्टि से देखें तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। देश में पुरानी जो सांस्कृतिक विरासत स्थल हो या धरोहर स्थल हो, सभी को संजोने सहेजने का एक मुहिम सा चल रहा है और यही मुहिम के अंतर्गत एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिल रही है, सुबीका पेंटिंग। दोस्तों ये जो सुबीका पेंटिंग ये भारत की बहुत प्राचीनतम पेंटिंग व्यवस्था है जिसका संबंध मणिपुर से है। ये पेंटिंग कहाँ की? मणिपुर की है। तो पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको यही पूछेगा कि सुबीका पेंटिंग का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो मणिपुर राज्य से इसका संबंध है और ये विलुप्ति की कगार पर है। तो सरकार का ये प्रयास है कि इसको पुनर्जीवित किया जाए और इसको पुनर्जीवित करके इस प्राचीन संस्कृति का संरक्षण किया जाए। तो इसके संरक्षण के उद्देश्य से इसके पुनर्जीवित करने का प्लान सरकार ने तैयार किया है, इसीलिए ये करंट अफेयर में चर्चा का मुद्दा भी रही है। ये पेंटिंग दोस्तों बहुत ही अलग प्रकार की पेंटिंग है, कुछ इस प्रकार की दिखती है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता अगर देखें तो हस्त निर्मित कागज पर ही ये पेंटिंग बनाई जाती है। हस्त निर्मित कागज पर ही ये पेंटिंग बनाई जाती है, विलुप्त की कगार पर है, इसलिए संरक्षण किया जा रहा है। और ये बात याद रखिएगा कि पिछले एक साल से मैतेई और कुकी समुदाय जो मणिपुर का प्रमुख समुदाय है दोस्तों, ये चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर छोटे स्तर पर मणिपुर में हिंसात्मक गतिविधि देखने को मिला है। संसद में भी जो शीतकालीन सत्र था उसमें बहुत ज्यादा हंगामा हमें देखने को मिला और उसके अलावा हम अगर मानसून सत्र की बात करें तो वो पूरा इसी की भेंट चढ़ गया था, संसद का बिल्कुल काम नहीं हो पाया था। तो ये बहुत ही ज्यादा एक सेंसिटिव मुद्दा रहा मणिपुर की हिंसा। लेकिन इस मणिपुर की हिंसा में जो मैतेई समुदाय चर्चा में रहा था दोस्तों, वो इस पेंटिंग के कारण फिर चर्चा में है। क्यों? क्योंकि ये सुबीका पेंटिंग जो है इसका संबंध मणिपुर के मैतेई समुदाय से ही है। क्लियर? और इसकी 6 जीवित पांडुलिपियां अभी यहां देखें तो मिलती हैं, जिसमें सुबीका, सुबीका चौदित, सुबीका अचौबा, सुबीका लाइशाबा, सुबीका चैथिल और थेंगरा खेल सुबीका, ये 6 पांडुलिपियां हैं इस पेंटिंग की जो मिलती है और इसके तहत इनको संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। एग्जाम में कई बार पेंटिंग्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे मधुबनी पेंटिंग बिहार की है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, भले वो UPSC PSC के एग्जाम हो या SSC यानी कोई एक दिवसीय परीक्षा हो। तो इस दृष्टि से कल्चर वाले पोर्शन से आपको सुबीका पेंटिंग का प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है बाल सुरक्षा पोर्टल। दोस्तों हम हर बार न्यूज में या कहीं ना कहीं खबरें जरूर देखते हैं कि कहीं पर कोई बच्चे खो गए हैं, कहीं पर कोई खोया हुआ बच्चा मिला है। तो जो बच्चे खो गए हैं या जो बच्चे प्राप्त हुए हैं, ढूंढ लिए गए हैं, पाए गए हैं, उन पर निगरानी रखने के लिए सरकारी व्यवस्था में पोर्टल और बाकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। किसके द्वारा की गई? तो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की ये व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थित तौर पर देखें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये व्यवस्थाएं करता है। हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एक प्रश्न पूछा गया लोकसभा में और इस मंत्रालय प्रमुख ने लिखित जवाब दिया उस प्रश्न का और उस लिखित जवाब में बाल सुरक्षा पोर्टल जो है वो चर्चा में रहा। और बाल सुरक्षा पोर्टल जब सरकार चर्चा में रहा तो इसी के साथ ट्रैक चाइल्ड पोर्टल हो या घर, घर मतलब क्या होता है? गो होम फॉर रीयूनाइट, ये घर का फुल फॉर्म है, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये पोर्टल के बारे में भी हमें जानकारी मिली। तो ध्यान रखें कि ट्रैक चाइल्ड पोर्टल हो या घर, गो होम और रीयूनाइट हो, ये सभी जो हैं वो विभिन्न राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लापता हुए बच्चे या पाए गए बच्चों की जानकारी रखने, उन पर निगरानी रखने का काम कर रहे हैं और सीधे भारत के गृह मंत्रालय के तहत इनको जोड़ा गया है ताकि बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है या बच्चे जो खो जाते हैं उनको ढूंढने में आसानी मिले, उसके लिए इंपॉर्टेंट काम किया जा सके। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों
फ्लोरिडा पार्क में मैनेटीज का एकत्रीकरण। ये एक अलग प्रकार की घटना देखने को मिली अमेरिका के फ्लोरिडा पार्क में। अमेरिका के फ्लोरिडा में पार्क है, इसको फ्लोरिडा पार्क भी कह सकते हैं, और इसका मूल नाम है ब्लू स्प्रिंग स्टेट पार्क। ये ब्लू स्प्रिंग स्टेट पार्क कहाँ है? अमेरिका में है। यहाँ पर एक घटना कैसे देखने को मिली कि अचानक से यहाँ पर लगभग 1000 से ज्यादा की संख्या में मैनेटीज का एकत्रीकरण हो गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर मैनेटीज क्या है? मैनेटीज को हम दोस्तों समुद्री गाय के तौर पर जानते हैं। अगर हम देखें तो समुद्री गाय की हमें जो साधारणता देखने को मिलती है, 2 प्रजातियां देखने को मिलती है। ये 2 व्यवस्थाएं जो है उसमें एक मैनेटीज है और एक डुगोंग है। डुगोंग और मैनेटीज की जब बात की जाए दोस्तों तो ये दोनों की दोनों समुद्री गाय हैं, और हाल ही में फ्लोरिडा के ब्लू स्प्रिंग स्टेट पार्क में 1000 से ज्यादा की संख्या में इनका एकत्रीकरण हुआ, तो ये वैश्विक स्तर पर चर्चा का मुद्दा बन गया, करंट अफेयर का टॉपिक बन गया। ये याद रखिएगा कि इनके एकत्रित होने के पीछे संभावित कारण भी बताए गए। बोला जाता है कि इस क्षेत्र में तापमान में गिरावट देखी गई। तापमान में गिरावट कहीं ना कहीं इनके लिए हानिकारक हो जाती है, इसलिए पर्टिकुलर एक जगह पर इकट्ठे हो गए ताकि इन लोगों को कम तापमान की व्यवस्था का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात होता है कि समुद्री घास की कमी। समुद्री घास जो होती है दोस्तों प्लैंकटन बोल सकते हैं। ये क्या है? इनका खाद्य भोजन होता है, तो इनके भोजन की कमी के कारण ये एक जगह पर इकट्ठी हुई ताकि इनके भोजन की यहाँ पर कुछ सिस्टम मिल जाए पर्टिकुलर इस जगह पर। और दूसरा है जलयान से टकराव के कारण। ये सभी संभावित कारण माने गए इन समुद्री गायों के इकट्ठा होने के। दोस्तों एक बड़ा स्तनपायी जानवर है और एकांतवासी है, एकांत में रहना पसंद करता है, और मूल रूप से ये शाकाहारी जानवर के तौर पर आप देखते हैं। इसकी मौजूदगी विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से में हम लोगों को देखने को मिलती है, भले ही वो हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, अफ्रीका का क्षेत्र हो, अमेजन के जंगल का क्षेत्र हो, कैरेबियन सागर हो या मैक्सिको की खाड़ी हो। इन पूरे क्षेत्रों में हमको बड़े नंबर में ये देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर इसके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो IUCN 1948 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संस्थान बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। यहाँ जो IUCN है वो 9 अलग अलग श्रेणी के आधार पर जानवरों को उनकी स्थिति के अनुसार स्थान देता है। तो IUCN की जो 9 श्रेणी वाली रेड डाटा बुक है उसमें इसका संवेदनशील वनरेबल वाले श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। और भारत सरकार ने भी भारत की जैव विविधता वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए 1972 में भारतीय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास किया। उसके अनुसूची नंबर 1 में इस डुगोंग को या मैनेटीज को जगह दी गई है। मतलब ये कि अगर कोई भी व्यक्ति इनका अवैध व्यापार करता है, शिकार करता है, इनके अंगों की तस्करी करता है, तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, वो एक कानूनन अपराध माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैनेटीज जो है वो एक समुद्री गाय है, डुगोंग भी एक समुद्री गाय है, और फ्लोरिडा पार्क में 1000 से ज्यादा की संख्या में जो मैनेटीज का एकत्रीकरण हुआ है वो सामान्य घटना नहीं देखी गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है 2040 के लिए EU बोले तो यूरोपियन यूनियन का नया जलवायु लक्ष्य। ध्यान रखिएगा, यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में 2040 का अपना जलवायु लक्ष्य प्रस्तुत किया है दोस्तों। और ये जो लक्ष्य है इसमें चीजों को अपडेट किया गया है। इसमें कहा गया है कि 1990 के लक्ष्य की तुलना में, मतलब 1990 में उस समय जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसकी तुलना में 90% तक शुद्ध रूप से कार्बन की उत्सर्जन में कटौती की जाएगी। तो कार्बन उत्सर्जन की कटौती को इस समय बढ़ाते हुए EU ने अपना ये लक्ष्य प्रस्तुत किया है। पिछला जो लक्ष्य था दोस्तों वो 2020 में निर्धारित किया गया था। 2020 में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य में 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस में 1990 के स्तर के 55% तक कमी की बात करनी थी। मतलब क्या कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन की स्थिति 1990 में जो थी उस स्थिति के अकॉर्डिंग 55% तक कमी की बात की गई। मतलब अगर 1990 में 100 पॉइंट के आसपास अगर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया जाता था तो उसमें से कितनी 55% तक कटौती उस लेवल तक ले जाने का प्रावधान 2030 तक करना था 2020 के लक्ष्य में। लेकिन 2021 में
2021 में इसके लिए फिट फॉर 55 पैकेज भी ईयू ने जारी किया था। और ये पुराना लक्ष्य था दोस्तों, जिसको यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में अपग्रेड कर दिया, और अपग्रेड करके बोला गया है कि नहीं भाई 55% तक नहीं 90% तक शुद्ध उत्सर्जन में कटौती की जानी चाहिए। ठीक है, ये वो समय था जब हम रियो दी जेनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन देखते हैं और UNFCCC फ्रेमवर्क की व्यवस्था देखते हैं दोस्तों, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की गई। और जलवायु परिवर्तन की जो चिंता व्यक्त की गई उसके तहत ये निष्कर्ष निकाला गया कि हमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका क्रमिक रूप से चरणबद्ध तरीके से उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा, और वैश्विक स्तर पर जब तक हम साथ मिलकर इसके उत्सर्जन में कमी नहीं करेंगे तब तक हम हमारी पृथ्वी को या ग्लोबल वार्मिंग को रोक नहीं सकते। ठीक है, पृथ्वी भी संकट की तरफ बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जस की तस बनी रहेगी और बढ़ती चली जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के लिए सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस को आप कम कर दीजिए, उसके उत्सर्जन को कम कर दीजिए, तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को रोका जा सकता है। दोस्तों ये याद रखिएगा। अब यहां पर ध्यान रखिए कि UNFCCC क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय इसका पूर्ण रूप है। तो एग्जाम में सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि UNFCCC का पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम आप लोगों को अंग्रेजी का भी याद होना चाहिए और हिंदी का भी याद होना चाहिए, बराबर है। अब यहां पर याद रखिएगा कि इस पर 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे। 1992 में ऐसा किया था, तो 1992 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ये रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था ऐतिहासिक, उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। ये पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण की दृष्टि से देखें, जलवायु परिवर्तन की व्यवस्था में कदम उठाने की दृष्टि से देखें तो एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा जाता है। इसी समय 1992 पे UNFCCC कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए, जो 21 मार्च 1994 से लागू हुआ। तो UNFCCC कब हस्ताक्षरित हुआ? 1992 में। लागू कब हुआ? 1994 में। कितने देश? 197 देश इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और इस UNFCCC में जो टॉप लेवल पर संस्था या व्यवस्था काम करती है उसको कहा जाता है कोप, COP, कोप। कोप का मतलब होता है दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये कोप का फुल फॉर्म है, और UNFCCC का सर्वोच्च निकाय माना जाता है कोप। इस कोप की पहली बैठक कब हुई थी? मार्च 1955 में जर्मनी के बर्लिन शहर में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसकी जो लेटेस्ट बैठक कौन सी हुई है? तो 2023 में कोप की 28वीं बैठक UAE के आबू धाबी में संपन्न हुई है दोस्तों। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम में दोनों ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि एग्जाम में भले ही वो आपसे 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का या फिर प्री में कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ये सारे के सारे फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। बरोबर है कि नहीं है? चलिए इसके बाद हम आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आपका कैमरून ने नागोया प्रोटोकॉल अपनाया। अब इस टॉपिक को पूरा समझना है तो ये याद रखिएगा कि इसके सभी एस्पेक्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट से संबंधित ये टॉपिक है, पर्यावरण संरक्षण हो या जैविक सुरक्षा की बात कर लें या जीवों के संरक्षण की बात कर लें, इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट व्यवस्था के तहत ये देखा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या बोला गया है? नागोया प्रोटोकॉल। तो हमको इस टॉपिक को करने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को भी समझना पड़ेगा। और नागोया प्रोटोकॉल के पहले देखें तो कैमरून, ये कैमरून क्या है उसको भी समझना पड़ेगा। क्लियर? और नागोया प्रोटोकॉल को लाने वाला है CBD।
कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, तो सीबीडी को भी समझना पड़ेगा। और सीबीडी के केवल एक प्रोटोकॉल नहीं है, दो प्रोटोकॉल हैं। एक तो नागोया प्रोटोकॉल है और दूसरा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल को भी हम देखेंगे, नागोया प्रोटोकॉल को भी हम देखेंगे, सीबीडी को भी हम देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? कैमरून की। कैमरून क्या है? तो कैमरून दोस्तों एक अफ्रीकी देश है। अफ्रीका के पश्चिमी तटीय प्रदेश में आप जाएंगे, जहां पर आप देखिएगा कि नाइजर वाला जो इलाका उसके नीचे की तरफ जाएंगे और पश्चिम में गिनी का इलाका खाड़ी देखने को मिलती है। वहां पर स्थित एक अफ्रीका का पश्चिमी तटीय प्रदेश है कैमरून। इसकी राजधानी है दोस्तों याओंडे। और याद रखिएगा कि ये 1960 में स्वतंत्र हुआ, वर्तमान में एक गणराज्य के तौर पर ये स्थापित है। तो यहां पर कैमरून की स्थिति क्लियर होती है कि कैमरून क्या है। तो कैमरून एक अफ्रीकी देश है। अब हम बात करते हैं सीबीडी की। कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी क्या है दोस्तों? जैव विविधता पर अभिसमय। अगर हिंदी वाले देख रहे हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे? जैव विविधता पर अभिसमय। तो जैव विविधता पर यह अभिसमय है जिसकी हम व्यवस्था यहां देख रहे हैं, 1993 में यह अस्तित्व में आता है। ठीक है, ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक बाध्यकारी संधि के तौर पर देखा जाता है। लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। अमेरिका भी इसका सदस्य है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है, वो अपने आप को इससे बाहर समझता है दोस्तों। अगर इसके उद्देश्य को देखें तो इसके 3 उद्देश्य हमें समझ में आते हैं। पहला उद्देश्य इसका है जैव विविधता का धारणीय प्रयोग, सतत प्रयोग। जैव विविधता का सतत प्रयोग का मतलब है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता का सतत प्रयोग का मतलब है कि हम आज की पीढ़ी में रह रहे हैं, हमारे बाद कई पीढ़ियां आना बाकी है। तो आज अगर हम इस जैव विविधता को देख रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, इसके माध्यम से हमारा जीवन चला रहे हैं, तो आने वाले लोगों के लिए भी हम लोगों को इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यूज करिए हर एक चीज का कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके। ये धारणीय प्रयोग है इसका। फिर पूछा जाएगा जैव विविधता का संरक्षण दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है कि जो भी संसाधनों से लाभ होता है, आप किसी भी जगह के कोई भी प्राकृतिक या आनुवांशिक संसाधन का प्रयोग करते हैं, जब आप उसका प्रयोग करते हैं तो आप उसका लाभ होता है, और वो जो लाभ होगा उसका न्यायोचित और बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें की श्योरिटी देने के लिए प्रयास करने का काम जो करेगा वो सीबीडी के अंतर्गत किया जाता है, जिसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पर अभिसमय। बराबर। अब यहां पर समझने की जरूरत है कि नागोया प्रोटोकॉल क्या और कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है। यहां पर जो टॉपिक में आया था वो नागोया प्रोटोकॉल आया था, लेकिन नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सीबीडी से है। और सीबीडी के कितने प्रोटोकॉल हैं? 2 प्रोटोकॉल हैं। सीबीडी के कितने प्रोटोकॉल हैं? 2। एक का नाम क्या है? नागोया, और दूसरे का नाम क्या है? कार्टाजेना। ठीक है, अब यहां समझिए कि पहले कौन सा प्रोटोकॉल आया? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना जो है कहां की जगह है? ये कोलंबिया की जगह है। 29 जनवरी सन 2000 को हस्ताक्षर होता है। 2003 में इस प्रोटोकॉल को लागू करते हैं। आप इसको एक संधि भी कह सकते हैं। और इसमें क्या व्यवस्था की गई? तो याद रखिएगा ये जैव सुरक्षा से संबंधित प्रोडक्ट या प्रोटोकॉल था। अब जैव सुरक्षा से संबंधित का मतलब क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि हमें आज जेनेटिकली मॉडिफाइड बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं, बीज हो या जीव हो या वस्तुएं हो। वो ऐसी स्थिति होती है कि चीजों के आनुवांशिक गुणों में बदलाव कर दिया जाता है, और आनुवांशिक गुणों को बदलाव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चीजें हैं उनका हमारे देश में भी यूज होता है और दूसरे देश के साथ उनका व्यापार भी किया जाता है। अब मान लीजिए कि हमारे देश में हम इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन हम उसका व्यापार दूसरे देश के साथ कर रहे हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज अगर दूसरे देश में गई है तो वहां के परितंत्र को या जैव विविधता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। तो ऐसे में यह ध्यान दिया जाता है कि जो भी हस्तांतरण हो रहा है, जो भी उसका मिश्रण हो रहा है, वो गलत ना हो, उसका मिसयूज ना हो, मानव जाति या अन्य जीव या पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, इसलिए उसको रोका जाए, उस पर नजर रखी जाए। इसके लिए ही कार्टाजेना प्रोटोकॉल आया
गया था, जिसको हम कहते हैं जैव सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल की बात करें तो इसे कोप 10 के नाम से जाना जाता है। कोप 10 का मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 10वीं बैठक, जो कब हुई थी? 2010 में। कहां हुई थी? जापान के नागोया में। चूंकि जापान के नागोया में यह बैठक हुई थी, इसलिए इसका नाम नागोया प्रोटोकॉल पड़ गया दोस्तों। ये क्या है? तो सीबीडी का एक प्रोटोकॉल है, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन ये क्या बोलता है? कंपनी के लाभ में स्थानीय समुदायों का हिस्सा। देखिए, ये एक बहुत ही नैतिक व्यवस्था है। नैतिक व्यवस्था कैसी है कि देखो, अगर हम पर्टिकुलर किसी भी जगह पर कोई उद्योग या कोई व्यवस्था स्थापित करते हैं तो वहां पर पहले से कोई ना कोई रह जरूर रहा होगा। जो वहां पर पहले से रह रहा होगा उसको वहां की स्थानीय प्रजाति कहेंगे, या स्थानीय प्रजाति के साथ स्थानीय लोग कह सकते हैं। अब ये स्थानीय लोग कौन हो सकते हैं? ये हो सकता है कि उस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोग हों। ये जो वहां के जनजातीय लोग होते हैं, ये वहां पर अभी से नहीं रह रहे हैं, वहां पर हजारों सालों से रह रहे हैं। अगर ये लोग वहां हजारों साल से रह रहे हैं तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर जगह पर जो भी सोर्सेस हैं, संसाधन हैं, उनका संरक्षण हजारों सालों से कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। जो लोग किसी पर्टिकुलर स्थान पर हजारों सालों से वहां के संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं, उस जगह पर आप जाकर अपनी कंपनी लगा लीजिए और उस संसाधनों का प्रयोग अपने लाभ के लिए कर लीजिए, ये गलत चीज होगी। अपनी कंपनी से जो लाभ होगा उसका एक हिस्सा उस स्थानीय समुदाय को देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि वो हजारों सालों से उसका संरक्षण कर रहा है वहां, बरोबर। इसका मतलब उसकी हिस्सेदारी उसमें सुनिश्चित की जानी चाहिए, और इसको सुनिश्चित करने के लिए ही नागोया प्रोटोकॉल के तहत ये सारी चीजें डिसाइड की गई थी। तो कंपनी के लाभ में स्थानीय समुदाय को हिस्सेदारी देने के संबंध में नागोया प्रोटोकॉल देखा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और जैव सुरक्षा के संबंध में देखा जाता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। दोनों के दोनों सीबीडी के इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, तो आशा कर रहा हूं नागोया प्रोटोकॉल भी आप लोगों के समझ में आया होगा, कार्टाजेना भी आप लोगों को समझ में आया होगा, और इन दोनों के साथ साथ सीबीडी क्या है वो भी समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो भी क्लियर होता है कि कैमरून ने नागोया प्रोटोकॉल अपनाया, मतलब नागोया प्रोटोकॉल की व्यवस्था के अंतर्गत कैमरून भी आ गया है। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक्स हुए। अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? है ईरान में भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री। देखिए, ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक, बोल सकते हैं द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की नीति की सफलता है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कई सारे देश, अकेले ईरान नहीं, कई सारे देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत सरकार की संधि हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो हर जगह जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत के बाद सेटअप हो जाता है कि उस देश के साथ भारत का फ्री वीजा एंट्री का व्यवस्था होगी। लेटेस्ट किसके साथ हुई है? ये ईरान के साथ हुई है। तो अब हम कुछ चुनिंदा देश हैं जिनके नाम बताऊंगा मैं आपको, जहां पर बिना वीजा के भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होगा, लेकिन हाँ, आप बिना वीजा के देश में जा सकते हैं, वहां से आ सकते हैं। क्या घोषणा है वो देखते हैं, फिर समझते हैं कि वीजा और पासपोर्ट जैसा सिस्टम क्या होता है। फ्री वीजा की एंट्री का ये जो घोषणा हुई है ये 5 फरवरी 2024 को हुई है। इसके तहत क्या बोला गया है कि कोई सामान्य नागरिक जिसके पास सिर्फ पासपोर्ट है, सिर्फ पासपोर्ट उसके पास है, वो भी अब ईरान और उन देशों में जा सकेगा जहां भारत सरकार ने वीजा फ्री एंट्री का समझौता किया है। तो आपके पास वीजा नहीं है, मत लीजिए। बिना वीजा के सिर्फ पासपोर्ट के आधार पर आप इन देशों में जा सकते हैं, वहां एक निश्चित समय तक रुक भी सकते हैं, कोई आपसे वीजा नहीं माना जाएगा। ईरान के संबंध में शर्त क्या है? ईरान के संबंध में शर्त है कि अगर आप बिना वीजा के ईरान में जाते हो तो अधिकतम 15 दिन तक वहां रुक सकते हो। कितने दिन तक रुक सकते हो? 15 दिन तक आप वहां रुक सकते हो। 15 दिन आप वहां रुकेंगे। अगर आपको वीजा चाहिए 15 दिन के बाद तो आप वहां से नहीं लेंगे, आप 15 दिन के बाद आपको देश आना पड़ेगा 15 दिन में। और अगर आपको वीजा चाहिए तो आपको किस लिए वीजा जाएगा उस समय? अगर आप पर्यटन के लिए जा रहे हैं तो, अगर आपका उद्देश्य टूरिज्म है तो आपको वीजा दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार आना जाना पड़ता है, तो उनके लिए अलग वीजा की व्यवस्था होगी। लेकिन नॉर्मली अगर आप जाते हो तो बिना वीजा के आपको ईरान में एंट्री मिलेगी। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। अब कुछ लोग बहुत सियाणे भी होते हैं,
1.5 क्षण आप बोल सकते हैं। वो ये सोचेंगे कि हम जाएंगे, आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे 15 दिन के लिए, ये संभव नहीं है। अगर आप एक बार 15 दिन की अवधि का यूज कर चुके हैं, एक बार चले गए हैं, तो अगली बार आप कितने महीने के बाद जाएंगे? 6 महीने के बाद ही अगली बार जा पाएंगे। मतलब हर 6 महीने के बाद 15 दिन के लिए फ्री वीजा एंट्री यहां पर मिल जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा कि ईरान के साथ फ्री वीजा एंट्री की क्या व्यवस्था है। लेकिन यहां पर यह भी समझ लीजिए कि ये वीजा कौन सी चिड़िया है, और दूसरा कि पासपोर्ट का क्या रोल है। तो वीजा और पासपोर्ट में एक सामान्य सा अंतर है। पासपोर्ट क्या है? तो पासपोर्ट जो है वो आपकी नागरिकता का सबूत है। काय का सबूत है? नागरिकता का सबूत है। अगर आप भारत के नागरिक हो तो भारत के नागरिकता के साथ आप भारत का पासपोर्ट धारक होंगे। उस पासपोर्ट पर आपकी सभी जानकारी, फोटो से लेकर सभी जानकारी आपकी उस पर वर्णित होगी, बराबर। तो भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा आपको जारी किया जाने वाला जो डॉक्यूमेंट है, आईडी है, वो है आपका पासपोर्ट, जो दूसरे देशों में जाने के बाद वहां आपकी नागरिकता का सबूत होता है, बराबर। अब ये जो पासपोर्ट की व्यवस्था है वो अलग अलग रूप में जारी की जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम बात कर लें कि डिप्लोमेटिक क्या होगा, दूसरा साधारण होता है, या दूसरा होता है आधिकारिक। तो आधिकारिक तौर पर आप भारत सरकार के द्वारा दूसरे देशों में नियुक्त किए गए तो आपको आधिकारिक दिया जाएगा। जो भारत में विदेशी डिप्लोमेटिक जाते हैं उनके लिए अलग पासपोर्ट दिया जाता है, और साधारण नागरिक के लिए अलग होता है। तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं यहां देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो पासपोर्ट एक प्रकार से आपकी नागरिकता का सबूत है, आपकी आईडी है, जो भारत का विदेश मंत्रालय आपको देगा। क्लियर? लेकिन अब वीजा की बात करें तो वीजा क्या है? वीजा किसी दूसरे देश में एंट्री के लिए आपका परमिट है। अगर आप किसी देश में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको जाना है कहां? आपको जाना है अमेरिका, तो आपके पास अमेरिका का वीजा होना चाहिए। वीजा दिखाकर आप वहां एंट्री कर सकते हो। मतलब आपका परमिट है वीजा, जो एक निश्चित समय तक के लिए ही वैलिड होता है दोस्तों। आपको उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, और आपके उद्देश्य के हिसाब से आपको वीजा दिया जाता है। एजुकेशन का है, टूरिज्म का है, हेल्थ का है, किस हिसाब से आपको हिसाब से वीजा लेना पड़ेगा, और उसकी समय अवधि तय होती है। ठीक है? तो वीजा और पासपोर्ट दोनों अलग व्यवस्था है। लेकिन अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। मतलब बिना पासपोर्ट के आपको वीजा कभी नहीं दिया जाता है। आज के समय में वीजा की अलग अलग व्यवस्थाएं चलने लगी हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीजा नहीं ले पाते पहले, तो उनके लिए हमने कुछ खास देशों के साथ संधि कर रखी है। वीजा ऑन अराइवल, मान लीजिए आपको समय नहीं मिला, अर्जेंसी थी, आप वीजा नहीं ले पाए हैं, तो आप वहां पहुंच जाइए उस देश, और वहां जैसे आप उतरते हैं एयरपोर्ट पे तो वीजा ऑन अराइवल का बोर्ड दिख जाएगा। वहां जाकर आप अप्लाई करके पहुंचने के बाद वीजा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी यात्राओं को बहुत सुगम बनाया जा रहा है अलग अलग देशों के साथ संधि करके। तो इस प्रकार का सिस्टम यहां पर है। अब हम देखें कि कौन कौन से देश है जिसके साथ भारत की फ्री वीजा एंट्री है। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया के साथ हम लोगों ने ये व्यवस्था स्थापित की है। इंडोनेशिया में आप बिना वीजा के 30 दिन तक रह सकते हैं। श्रीलंका में 31 मार्च 2024 तक बिना किसी टाइम जोन के आप श्रीलंका आ जा सकते हैं। थाईलैंड के साथ 30 दिन के लिए, मलेशिया के साथ 30 दिन के लिए, वियतनाम के साथ, मालदीव के साथ 30 दिन के लिए फ्री वीजा एंट्री है। ईरान में अभी हमने देखा 15 दिन के लिए, जबकि नेपाल में हमेशा के लिए फ्री वीजा है, और केन्या में भी हमेशा के लिए फ्री वीजा है। तो यहाँ वीजा की ये सिस्टम हमें है। अगर आप घूमने जाना चाहते तो ऐसे देशों में जाकर फ्री वीजा की एंट्री कर सकते हैं टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, चलिए अब है आरबीआई की लगातार 6वीं अपरिवर्तित रेपो रेट। हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी की व्यवस्था को देखा, समीक्षा की। समीक्षा के बाद आरबीआई ने कहा कि रेपो रेट्स को हम नहीं बढ़ाने वाले। रेपो रेट्स को नहीं बढ़ाने का मतलब है कि ना तो लोन महंगे होने वाले हैं, ना ही ईएमआई बढ़ने वाली है। तो सीधे सीधे सरकार ये सोच रही है कि रेपो रेट को मत बढ़ाइए, जिससे कि लोन लेने की क्षमता हो या ईएमआई की व्यवस्था वो असर ना पड़े। ठीक है, तो यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी के एक हिस्से के तौर पर हम इसे देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है दोस्तों मौद्रिक नीति कहलाती हिंदी में, और इसको आरबीआई द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। जब मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य को देखते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य होता है कि मार्केट में, बाजार में मुद्रा की तरलता को बिल्कुल बोल सकते हैं कि मेंटेन करना है ना। क्या करना? मेंटेन करना है किसको? मुद्रा की तरलता को। अब मुद्रा की तरलता का मतलब क्या हो गया? तो आप इसको बोल सकते हैं मुद्रा की मात्रा। मार्केट में मुद्रा, पैसा ज्यादा होना चाहिए कि कम जाना चाहिए, इसको
मेंटेन करने के लिए मौद्रिक पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए सरकार के पास मतलब आरबीआई के पास जो हथियार हैं वो 4 हथियार इंपॉर्टेंटली देखे जाते हैं प्रमुख तौर पर। पहला हथियार है रेपो रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, तीसरा है सीआरआर, चौथा है एसएलआर। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो दर है जिसके तहत कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। अब पैसा लेते हैं तो ब्याज भी देना पड़ेगा। कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो वर्तमान में 6.5% रेपो रेट स्थापित किया हुआ है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट वो रेपो रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों का पैसा अपने पास रख लेता है। तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा अपने पास रखेगा तो आरबीआई उनको ब्याज देगा। जब ब्याज देगा तो वर्तमान में ये रेट कितना है? लगभग 3.35% के आसपास। तीसरा है सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश शब्द आ रहा है मतलब कैश नगद की बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक मतलब एसबीआई, एक्सिस बैंक, जितने भी बैंक हमारे देश में, इन बैंकों को अपनी कुल जमा का एक हिस्सा आरबीआई के पास कैश के रूप में रिजर्व करना पड़ेगा। उसे हम सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। और वर्तमान में इसका जो दर है वो लगभग 4.5% के आसपास हमारे देश में है। लास्ट में आता है एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इसको कहा जाता है। ये क्या है? तो जो कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक हैं, उनको अपनी कुल जमा के अनुपात का एक हिस्सा या तो सोने के तौर पर या प्रतिभूतियों के तौर पर अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा। और कितना रिजर्व करती हैं? वर्तमान में 18% रिजर्व करके रखेंगी। ये दर निर्धारित है। तो एसएलआर की दर 18% है, सीआरआर की दर 4.5% है, आरआरआर की दर 3.5% के आसपास है, लगभग 3.35, और रेपो रेट 6.5% हमारे देश में वर्तमान में है। ये दरें याद रख लीजिएगा। ऐसे लोग जो बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम देते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। अब आप लोगों को समझना होगा कि मुद्रा की मात्रा इनसे कैसे मेंटेन होगी। तो ध्यान रखिए कि ये वो दर है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं। मतलब आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या दे रहे हैं? ब्याज दे रहे हैं। अगर ये ब्याज की दर बढ़ा दी, मान लीजिए 7.5% कर दिया, तो ब्याज बढ़ गया। ब्याज बढ़ गया मतलब कमर्शियल बैंक आरबीआई को ज्यादा ब्याज देंगे। और ज्यादा ब्याज देना कोई पसंद करता है कि नहीं करता? तो ऐसे में आरबीआई से कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेंगे या कम लेंगे। अब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन क्यों लेंगे? क्योंकि वो किसको देना चाहते हैं? अपने ग्राहक को लोन देना चाहते हैं। जब कमर्शियल बैंक ग्राहक को लोन देंगे तो ग्राहक अपने घर में तो पैसा लेके रखेगा नहीं, वो इन्वेस्ट करेगा। जब वो खर्च करेगा तो पैसा मार्केट में जाएगा। तो मार्केट में पैसा बढ़ता है अगर ये ब्याज दर कम होती है, और मार्केट में पैसा घटता है अगर ये ब्याज दर ज्यादा होती है। तो इसके माध्यम से मार्केट में पैसा ज्यादा छोड़ना है कि कम छोड़ना है? अगर पैसा ज्यादा छोड़ना है तो आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है, ठीक है। और अगर पैसा कम छोड़ना है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। जिसके माध्यम से जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो लोन ज्यादा लेंगे या कम लेंगे। अगर कमर्शियल लोन बैंक ज्यादा लोन कम लोन करते हैं तो वो ग्राहकों के भी लोन की स्थिति को प्रभावित करेगा। ठीक इसी प्रकार से रिवर्स रेपो रेट भी काम करती है। कभी कभी आरबीआई को ऐसा लगता है कि कमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है कि यार इनके पास बहुत पैसा है, तो अब ये क्या करेंगे? ग्राहकों को लोन ज्यादा देंगे, और लोन ज्यादा देंगे तो ग्राहक जो रहेंगे मार्केट में पैसा खर्च करेंगे, और मार्केट में पैसा खर्च करेंगे तो मार्केट में पैसे की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण महंगाई की स्थिति बहुत डाउन हो जाएगी और अर्थव्यवस्था में एक बैलेंस खराब हो जाएगा। तो आरबीआई को लगता है कि यार अब हम लोगों को मार्केट में पैसा जाने से रोकना चाहिए। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बोलता है कमर्शियल बैंकों की भाई मुझको पैसा दे दो। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? आरबीआई को पैसा देंगे। जब आरबीआई को पैसा कमर्शियल बैंक दे देंगे तो कमर्शियल बैंक के पास पूंजी की कमी हो जाएगी, और कमी अगर हो गई पूंजी की तो उतना लोन ग्राहकों को कम देंगे, और ग्राहकों के पास लोन नहीं जाएगा तो पैसा मार्केट में नहीं जाएगा। इसका मतलब कमर्शियल बैंक से पैसा लेकर
आरबीआई मार्केट में पैसे को जाने से रोकता है और इसके बदले आरबीआई कमर्शियल बैंक को 3.35% ब्याज चुकाता है। तो मार्केट में पैसा जाने से रोकने के लिए भी आरआरआर काम में लेता है। कौन? आरबीआई। वैसे ही सीआरआर है। अब मान लीजिए 4.5% किसी भी बैंक का 100 रुपए की पूंजी है। अब अगर 100 रुपए की पूंजी है, उसमें से वो 4.5% किसके पास रख रहा है? आरबीआई के पास रख रहा है। आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा जाना चाहिए, तो वो क्या कर देगा? इसको 3.5% कर देगा। इसका मतलब 1 रुपया बैंक के पास ज्यादा पहुंच गया, अब बैंक वो लोन ज्यादा दे सकती है। ठीक उसी प्रकार से आरबीआई को लगता है कि पैसा कम जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा? कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम कर देगा। और पैसा कैसे कम होगा? कि अभी आप 4.5% सेव करते हो, तो एक काम करो 6% सेव कर दो। तो 6% सेव करेंगे तो अब उसका लगभग 1.5% ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रिजर्व हो गया। मतलब उतना पैसा वो कम लोन देगा, मार्केट में पैसा कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से एसएलआर में वृद्धि की जाती है। अगर एसएलआर 18% से बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो कमर्शियल बैंक को अपने पास रिजर्व जो पैसा होगा, जो धन होगा, वो ज्यादा रखना पड़ेगा, तो वो लोन कम दे पाएगा। वैसे अगर इसकी वैल्यू कम कर दी गई तो वो धन कम अपने पास सेव करके रखेगा, तो लोन ज्यादा दे सकता है। तो इस प्रकार से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में इन सभी ब्याज दरों को बदलकर या बोल सकते हैं स्थिर रखकर मार्केट में मुद्रा की तरलता को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। और मुद्रा की तरलता से सीधे सीधे महंगाई और बोल सकते हैं कि बाकी व्यवस्थाएं संबंधित होती हैं। तो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का थोड़ा सा हम लोगों ने हिस्सा समझा है। आरआर, ट्रिपल आर, सीआरआर, एसएलआर क्या होता है, इनका कॉन्सेप्ट समझा है। दोबारा से लेक्चर बार बार देखकर कोई भी चीज गड़बड़ होती है तो उसको समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके सीधे पूछ सकते हैं आप लोग। अगला टॉपिक देखते हैं, है 7वां हिंद महासागरीय सम्मेलन। ऑस्ट्रेलिया में होगा ये। एस जयशंकर विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे। इसकी थीम क्या होगी? स्थिर व टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ठीक है, 2016 में हिंद महासागर के सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था और पहला सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया गया था। इसके पहले ये 7वां है वर्तमान में। 6वां कहां हुआ था? मतलब पिछला 2023 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अब ये हिंद महासागर का सम्मेलन करने की जरूरत क्या है? हिंद महासागर का सम्मेलन इसलिए करने की जरूरत है कि भारत की हिंद महासागर की राजनीति को कंट्रोल करने में केंद्रीय भूमिका है। तो भारत इसके लिए कदम उठाएगा और भारत ने इसके लिए ये कदम उठाया है ताकि हिंद महासागर की अवस्थिति को, विकास को, उसके आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण बेहतर तरीके से रह पाए और विकास की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। अगला टॉपिक है दोस्तों विद्यांजलि स्कॉलरशिप योजना। भारत के धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इसको लॉन्च किया है अच्छी शिक्षा के लिए। भाई हिंदुस्तान में ऐसे बालक या बालिकाएं जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, उन्हें वो साधन उपलब्ध कराने के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है, जो भारत की शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा नीति के सिद्धांतों के तहत है दोस्तों। ठीक है, अगला टॉपिक है सारथी पोर्टल। कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। पहले नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे, उन्हें मध्य प्रदेश भेज दिया गया है और मध्य प्रदेश में स्पीकर का पद मिल गया है, तो कृषि मंत्री का पद खाली हुआ तो अर्जुन मुंडा जी को यह पद दे दिया गया है। ये सारथी पोर्टल क्यों शुरू किया इन्होंने? इसको लॉन्च करने के पीछे कारण है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या बीमा संबंधी जितने भी उत्पाद हैं, उनकी कोई भी शिकायत हो या शिकायतों का समाधान हो, उसको प्रदान करने के लिए ये सारथी पोर्टल है। और इसके तहत कृषि सुरक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है। एग्जाम में पूछ सकता है कि हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 14447 ये हेल्पलाइन नंबर भी आप लोग याद रख लेंगे। और पूछेगा कि कृषि रक्षक पोर्टल क्या है, तो बीमा संबंधी शिकायत और उनके समाधान के लिए एक पोर्टल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला इसी में कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत है। अगर हम देखें सारथी पोर्टल, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, तो भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ सकता है। इसके तहत क्या दिया जाता है? बीमा कवर दिया जा रहा है। किसको? किसानों को। अलग अलग फसलों पे बीमा की जो ईएमआई है, प्रीमियम है, वो अलग अलग है। जैसे खरीफ की फसल पर 2% है, रबी की फसलों पर 1.5% है और वाणिज्यिक फसलों पर 5% तक प्रीमियम है। कहां कहां ये कवर प्रदान करेगा सुरक्षा? तो किसी आपदा, बाढ़ के कारण, तूफान के कारण, किसी भी वजह से बिजली गिरने के कारण आपकी फसल खराब हो जाए,
आग लगने के कारण फसल खराब हो जाए, या कीटों के कारण फसल खराब हो जाए, रोग लगने से फसल खराब हो जाए, या कोई भी अन्य कारण जिसके तहत आपकी फसल खराब हो जाती है, उसके नुकसान की भरपाई इस बीमा योजना के तहत सरकार करती है। अब कौन सी सरकार करेगी, किसके पास अप्लाई करेंगे, तो इसमें अनुदान की राशि जो है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के संदर्भ में 90:10, मतलब 90, अगर 100 रुपए खर्चा आया है तो 90 रुपए कौन देगा, केंद्र सरकार, और 10 रुपए कौन देगा, राज्य सरकार देगी नॉर्थ ईस्ट की। और बाकी के राज्यों के संदर्भ में केंद्र और राज्य 50-50% खर्च वहन करेंगे, आधा आधा। तो ये जो व्यवस्था है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की व्यवस्था है दोस्तों, ठीक है। अगला टॉपिक है मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग। दोस्तों अमेरिका की घटना है, अमेरिका की न्यायपालिका ने मुजरिमों को सजा सुनाई और सजा में मृत्युदंड दिया गया। और मृत्युदंड जो दिया गया वो अलग प्रकार से दिया गया, मतलब नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके इस बार मृत्युदंड देना पड़ेगा। ये घटना अमेरिका में 1982 के बाद पहली बार घटित हुई है। मतलब जनरली ऐसे मृत्युदंड नहीं दिया जाता, लेकिन जैसे ही इस प्रकार से मृत्युदंड दिया गया तो अफरा तफरी हो गई, विरोध चालू हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ तो नैतिकता का मुद्दा बन गया, दूसरी तरफ विधिक मुद्दा बन गया कि कानूनी तौर पर ऐसे सजा देना सही है कि गलत है। दूसरी बात यह है कि नैतिक है क्या ये कि किसी को इस प्रकार से आप मृत्युदंड दें। खैर ये अमेरिका में पूरी समस्याएं जन्मी है, लेकिन हम अगर इस प्रक्रिया की तरफ बात करें कि किस प्रकार का मृत्युदंड दिया गया है, तो सबसे पहले तो इसमें कैदी को ऐसे कमरे में बिठा दिया जाता है जहां पर हवा का आवागमन नहीं होता, दम घोटू कमरे में, और फिर उसको पहना दिया जाता है एक मास्क। जो मास्क पहनाया जाता है उसके अंदर एक पाइप लगने की जगह होती है, उस पाइप लगने की जगह में एक पाइप अटैच कर दिया जाता है। जो पाइप होता है उसके माध्यम से उसको नाइट्रोजन गैस भेजी जाती है। न चाहते हुए उस मास्क के कारण वो व्यक्ति नाइट्रोजन गैस को अपने अंदर खींचता है। अब जैसे ही खींचेगा तो नाइट्रोजन जाएगी फेफड़ों में, फेफड़ों में जो मौजूद ऑक्सीजन है उसको नाइट्रोजन सोख लेगी, उसके बाद मस्तिष्क में चले जाएगा, तो मस्तिष्क में नाइट्रोजन कम हो जानी है और नाइट्रोजन की कमी के चलते रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। इस स्थिति में पूरी बॉडी में आप ऑक्सीजन की कमी देखते हैं और ऑक्सीजन की कमी की इस कंडीशन में आप हाइपोक्सिया की बात करते हैं, और जब हाइपोक्सिया से ग्रसित हो गया व्यक्ति तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस के तहत मृत्युदंड दिया गया यूएसए में, जो हमें अनैतिक सा प्रतीत होता है, लेकिन यह बात है कि मृत्युदंड देना है, जैसे चाहे वैसे दे दीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वॉल्ट टाइफून। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा, टाइफून एक चक्रवात का भी नाम है, चीन वाले क्षेत्र को, जापान वाले क्षेत्र को प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ चक्रवात नहीं है, यहाँ पर आगे वॉल्ट भी लगा हुआ है, वॉल्ट टाइफून। सीधी सी बात है, चाइना से संबंधित व्यवस्था है, और चीन को तो आप जानते हैं कि सारी आप गलत गतिविधियां करवाना है तो चीन से करवा लो, वो कोरोना वायरस हो या किसी के घर में जासूसी करवाना। तो ये ऐसा ही मुद्दा जुड़ा हुआ है वॉल्ट टाइफून का। एक समूह है जो चीन के द्वारा सहायता प्राप्त है, और इसको किसने पकड़ा है, तो पकड़ने वाला है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी के तौर पर स्थापित है माइक्रोसॉफ्ट, है ना, दूसरी सबसे बड़ी। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इसने चीन के इस समूह के कुछ गलत गतिविधियों को पकड़ा है। गलत गतिविधि मतलब आप जासूसी बोल सकते हैं, तो जासूसीपूर्ण गतिविधि को पकड़ा। और किस प्रकार की जासूसीपूर्ण गतिविधि, जो यहाँ के संचार प्रणाली को गड़बड़ कर रही है, निर्माण प्रणाली को गड़बड़ कर रही है, परिवहन हो, समुद्री हो, सरकार हो, आईटी हो या शिक्षा हो, इन सब चीजों पर प्रभाव डाल रही है, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा। लेकिन एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि वॉल्ट टाइफून क्या है, तो ये आप जानिएगा कि एक समूह है जो चीन के द्वारा समर्थित है, और जासूसी करने के मामले में इसको अभी पकड़ा गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अब इसके माध्यम से कुछ हैकिंग एजेंसीज भी हैं जो दुनिया की प्रचलित है, जिसमें इक्वेशन यूएसए की हैकिंग एजेंसी है, फैंसी बियर रूस की है, APT37 उत्तर कोरिया की है, तुरला APT ईरान की है, सैंडवर्म रूस की है। और याद रखिएगा कि ये सभी के सभी वहां की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा समर्थित हैकिंग एजेंसियां हैं, जो विभिन्न देशों में जासूसी के दौरान वहां के सिस्टम को हैक करके जानकारी लेने का प्रयास करती है और उस देश को अलग प्रकार से कमजोर करती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि क्या है वॉल्ट टाइफून। अगला टॉपिक है मंगलुरु के समुद्र तट पर मिले ऑलिव रिडले टर्टल। दोस्तों
ये ऑलिव रिडले टर्टल जो हैं इनका कलर जैतून के जैसा होता है, इसलिए इनको जैतून के रंग वाले या ऑलिव रिडले टर्टल कहते हैं। ये बहुत छोटी प्रजाति के कछुए माने जाते हैं विश्व के कछुए में। और अभी तक हमारे देश में हम देखें तो पूर्वी तट उड़ीसा के तट पर हम इनको देखते थे जो अंडे देने के लिए आते थे, और एक बार में लगभग 135 से 150 अंडे देने के लिए फेमस है कछुए। तो ये कछुए जो हैं वो भारत के पूर्वी तट पर देखने को मिलते थे, लेकिन अब एक अलग प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली कि 40 साल बाद 2024 में कर्नाटक के मंगलुरु के तट पर इन कछुओं को देखा गया है। तो बयान ये आता है, रिपोर्ट में देखा जाता है कि यहां पर इसलिए देखे गए हैं क्योंकि यहां पर जो महासागर, हमारा जो अरब सागर का तट है, वहां पर जो पानी की लवणता बढ़ रही थी उसको नियंत्रित किया गया है, जो प्रदूषण बढ़ रहा था उसको नियंत्रित किया गया है। तो बढ़ते प्रदूषण को रोकने से और लवणता को बढ़ने से रोकने से जो परिणाम आया है वो परिणाम इनके लिए एक बेहतर पर्यावरण बनने से आया है। और जैसे इनके अनुकूल पर्यावरण वहां दिखा तो ये कछुए यहां पर देखे गए हैं 40 साल बाद। याद रखिएगा ये कछुए अपने सामूहिक घोंसला निर्माण परंपरा के लिए जाने जाते हैं जिसे अरीबाड़ा कहा जाता है। IUCN की लिस्ट में सुभेद्य हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अनुसूची नंबर 1 में इन्हें डाला गया। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है असम में भैंसों एवं बुलबुल की पारंपरिक लड़ाइयां। विधिक तौर पर देखें तो ये लड़ाइयां जो हैं ये यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। ये वैसा ही है जैसे जल्लीकट्टू आप तमिलनाडु में देखते हैं। जल्लीकट्टू जिस प्रकार से तमिलनाडु में चलता है उसी प्रकार से असम में खासकर बिहू के अवसर पर, बिहू असम का एक राजकीय त्योहार भी है दोस्तों। तो बिहू जो असम का प्रमुख त्योहार है, यहां पर इस मौके पर भैंसों की और बुलबुल की लड़ाइयां होती हैं। लेकिन यहां 2014 में सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि लड़ाइयां जो पशु के लिए क्रूरता हैं इस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। लेकिन बाद में सरकारों के माध्यम से और विभिन्न प्रयास किए गए, जिसके बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि इसके में संशोधन करो, और संशोधन करने के बाद इस प्रकार की व्यवस्थाएं वापिस से चालू हो गई। चालू हुई तो जल्लीकट्टू भी चालू हो गया, और जल्लीकट्टू चालू हुआ तो यहां पर भैंसों और बुलबुल की लड़ाइयां भी चालू हुई। अब असम की सरकार ने क्या किया, इसको दोबारा से शुरू करने की तरफ कदम उठाए तो एक संगठन है पेटा, पशुओं के अधिकार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण होने का दावा करता है। कौन? पेटा। तो पेटा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में असम सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अपील कर दी, इसीलिए ये चर्चा में रहा। लेकिन एग्जाम में पूछेगा कि भैंसों और बुलबुल की लड़ाई की परंपरा किस राज्य से संबंधित है, तो असम से है। और बिहू कहां से संबंधित है? असम से है। अब यहां पर पेटा भी हाईलाइट हो गया है। तो पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पशुओं के नैतिक अधिकारों के संरक्षण के लिए यह संगठन है। पशु अधिकार संरक्षण के तौर पर आप इसे जानते हैं। 22 मार्च 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्जीनिया USA में इसका हेडक्वार्टर है, और इंग्रिड न्यूकिर्क और एलेक्स पाचेको इसके संस्थापक है। एनजीओ के तौर पर यह वैश्विक स्तर पर काम करने वाला संगठन है। तो पेटा को आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया दोस्तों। ये पूरा लेक्चर न केवल एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, MPPSC UPSC प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, और मेंस एग्जाम की दृष्टि से भी यहां पर टॉपिक्स आपको डिस्कस किए गए हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो विभिन्न मुद्दों पर करंट टू कोर डिस्कशन है, जो आपके इन सभी मुद्दों पर एक कंप्लीट कवरेज को तैयार करता है। आगे भी ऐसे लेक्चर्स हम आप लोगों को अवेलेबल करवाते रहेंगे। लगातार देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप इसको सबसे पहले देख सकें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।